हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, NMR का। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। और देखिए, अभी स्टार्टिंग में मैंने NMR को थोड़ा स्लो रखा है। NMR को स्लो रखने के पीछे रीज़न है कि मैं भी आप लोगों के दिमाग में पहले NMR को बिठाना चाहता हूँ, उसके बाद तो फिर लेक्चर लंबे भी हो जाएंगे और फिर फास्ट भी हो जाएगी क्लास। ज़रूरी है कि NMR के बेसिक्स को समझा जाए। देखिए, जैसे कोई भी मकान बनता है, अगर उस मकान के पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो मकान कैसा बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले NMR को आप समझिए कि NMR होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। एज ए टीचर मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि मैं आपको पहले ये समझाऊं कि NMR क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो NMR को इफ़ेक्ट करती है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं। इसलिए मैं भी ना बड़े लेक्चर बना रहा हूं और ना मैं इसको फास्टली खींच रहा हूं। मेरी पहली कोशिश है कि मैं बहुत प्यार से आपको पहले NMR के आपको बेसिक पॉइंट्स में आपको समझा दूं, उसके बाद तो फिर NMR को पढ़ेंगे और तेज़ी से, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में कल देख रहा था तो एक भाई साहब ने मुझे लिखा था कि आप बच्चे लोग मत बोलिए, भाई साहब बोलिए। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो आदत है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ाते पढ़ाते यही वर्ड मेरे मुंह से निकलता है, कैसे हैं बच्चे लोग। और कोशिश करूँगा कि मैं बच्चे लोगों से भाई लोगों पे शिफ्ट हो जाऊँ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं केमिस्ट्री के पोस्ट किया करता हूँ। और आपको अगर नोट्स, असाइनमेंट, बुक्स कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम इंस्टॉल करके आप सर्च कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, तो वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। और मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए सारे नोट्स, असाइनमेंट मटेरियल मैंने उसमें डाल रखे हैं। आपको सारे नोट्स, असाइनमेंट मटेरियल वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप वहाँ से अपना कॉपी कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है, फ़ैन चला नहीं सकता मैं। तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं NMR का, उसमें 3 चीज़ें छिपी हुई है, ठीक है। असल में एक फॉर्मूला है, PF = γ/B0। आज इस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है, हमें समझना है इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला के अंदर है क्या क्या। यहाँ PF यानी कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। गामा जो है उसको बोलते हैं हम लोग गायरो मैग्नेटिक रेशियो। B0 जो है वो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इन तीनों को बहुत ही डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं समझोगे तो आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे, PF = γ/B0, लेकिन आप कभी आपको देगा ही नहीं, ये वर्ड यूज ही नहीं करेगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज ही नहीं करेगा, गायरो मैग्नेटिक टर्म यूज ही नहीं करेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक टर्म यूज ही नहीं करेगा। जब तक कि आप इसको समझो ना कि एग्जैक्टली है क्या, तो फिर क्या होगा, किसी भी नाम से इसको बुलाया जाएगा तो ये समझ जाओगे कि भाई वही इसी के बारे में बात की जा रही है। अब सोच के देखो कि जैसे आपका नाम कुछ है, आपका स्कूल का कुछ और नाम होता है, घर का कुछ और नाम होता है। तो जो आपको जानने वाले हैं, ठीक है, जो आपको जानने वाले वो आपको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इवन कि आपका कुछ नाम भी उन्होंने होता रख दिया हो घर में, या कुछ ऐसा अटपटा सा नाम रख दिया आपको चिढ़ाने के लिए, तो उस नाम से भी आपको बुलाएंगे तो आप समझ जाओगे कि आप क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन प्रोफेशनली जो आपका कोई नाम नहीं जानता, जो सिर्फ आपका एक नाम जानता है, जो आपको ढंग से नहीं जानता है, ठीक है, तो वो आपको अपने नाम से ही बुलाएगा। और अगर आपके नाम के बदले कुछ और एब्रिविएट होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है, कि भाई आपको बुलाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपको जान रहा हो आपको किसी भी नाम से बुला सकता है। इवन कि आपने लाइफ में कोई काम किया हो ना, उस काम से भी आपके नाम को वो जोड़ के कुछ और नाम लेके आपको बुलाएगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि आप ही को बुलाया जा रहा है। लेकिन जो आपको नहीं जानते या जो सिर्फ आपका प्रोफेशनली आपका नेम जानते हैं, वो सिर्फ आपका जब नेम एब्रिविएट करेंगे, ठीक है, तभी आपको लगेगा कि वो आपको बुला रहे हैं, या उनको लगेगा कि हाँ मैं फलाने आदमी को बुला रहा हूँ। आपके कोई और नाम उनको पता नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले इन तीनों टर्म्स को आप अच्छी तरह से जानिए कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है, और B0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तभी जाके ये फॉर्मूला हम लोगों का सेटलमेंट होगा। तो बच्चे लोग समझिए पहले, ठीक है। देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो स्पिन होता है, इस न्यूक्लियस में जो स्पिन होता है, ये स्पिन एक अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये जो स्पिन होता है वो एक अलग तरीके से होता है। और ये स्पिन जो होता है वो यूं गोल गोल नहीं घूमता है, देखिए, यूं डायरेक्टली गोल गोल नहीं घूमता है। इसकी जो स्पिनिंग होती है वो आपको होती है, आपने कभी लट्टू घुमाया? लट्टू ऐसे लट्टू में यूं लपेटते हो,
और लपेट के उसको यूँ जोर से फेंकते हो और फेंक के खींचते हो तो लट्टू यूँ गोल 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 सीधे 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 घूमती है। लेकिन लट्टू जब उसका घूमना बंद होने वाला होता है या लट्टू जब गिरने वाला होता है तब लट्टू कैसे घूमता है? तब लट्टू ऐसे घूमता है। याद कीजिए, देखिए स्टार्टिंग में तो सीधे घूमेगा, लेकिन धीरे 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 क्या करेगा, ये इस तरह का ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ऐसे घूमे चाहे वो ऐसे घूमे। तो ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये कौन हो गया आपका क्लॉकवाइज हो गया। तो बच्चे लोग इसको हम लोग नाम देते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन। सपोज कि ये देखिए कि लट्टू है, ये लट्टू ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अभी ये गायरोमैग्नेटिक मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये लट्टू गिरने वाला होगा उस समय ये लट्टू ऐसे घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए उस समय लट्टू ऐसे घूमेगा, ये देखिए ये लट्टू ऐसे घूमेगा। इसको हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन। तो सबसे पहला टर्म आपका यहाँ ये क्लियर हुआ कि गायरोमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ। तो गायरोमैग्नेटिक का मतलब हुआ कि जब इस तरह से कोई गोल गोल घूमे उसको हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक मोशन। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया, ठीक है, कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है और प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या है। हम इन तीनों चीज़ों को पहले एक जगह पे लाके समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रहा है इन तीनों बातों में। देखिए, जैसे कि ये लट्टू जो है आपका घूम रहा है, आपका जो न्यूक्लियस है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब सीधे नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि ये हम लगाते हैं एक मैग्नेट लगाए नॉर्थ साउथ, ये गोल गोल घूमने दीजिए ना इसको। अच्छा, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मान लीजिए आपको 1 टेस्ला का मैग्नेट है। मेरी बात समझिए, ये मैग्नेट आपका 1 टेस्ला का है। एक और सिचुएशन लीजिए कि यहाँ भी लगाइए, ऐसे गोल गोल घूमने दीजिए, ऐसे घूमता है, सीधे थोड़ी घूमता है, गोल गोल ही घूमेगा, इसको गोल गोल घूमने दीजिए। और यहाँ मैग्नेट जो लगाइए नॉर्थ साउथ मिला के, ये मैग्नेट आपका 2 टेस्ला का मैग्नेट लगाया आपने। एक बार और सैंपल ट्राई कीजिए, नॉर्थ साउथ, यहाँ जो आपने लगाया, ये जो लगाया आपने 3 टेस्ला का या 5 टेस्ला का आपने मैग्नेट लगा दिया। समझिए बात को, ये जो आपने मैग्नेट लगाया, मैग्नेट का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो आपने यहाँ पर 1 टेस्ला यूज़ किया, यहाँ 2 टेस्ला यूज़ किया, यहाँ 5 टेस्ला, या चलो 3 4 5, मतलब बढ़ाते जा रहे हो टेस्ला को। आपको पता है क्या होगा, जब आपका 1 टेस्ला का मैग्नेट होगा तो आपका जो अंदर न्यूक्लियस ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। समझो बात को, देखो गौर से देखो। जब 2 टेस्ला का होगा तो वो ऐसे घूमेगा, और जब 5 टेस्ला का होगा तो बिल्कुल यूं 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 इतनी तेज़ी से घूमेगा ना कि आप उसको देख नहीं पाओगे, ऐसे घूमेगा। मेरी बात समझो, जब 1 टेस्ला का हुआ तो वो यूं ऐसे ऐसे घूमा, 2 टेस्ला का हुआ तो ऐसे घूमा, 3 टेस्ला और ऐसे घूमेगा, 4 में और ऐसे, 5 में यूं यूं बिल्कुल तेज़ी से घूमने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप मैग्नेट यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसके अंदर जो प्रेसिशनल मोशन है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। गॉट इट? कि आप जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाते हो, ये जो आपका अंदर का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रेसिशनल मोशन है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर ये प्रेसिशनल मोशन बढ़ेगा तो एक नया टर्म आएगा, अब फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपने जब क्लास 11-12 में तभी से आपने पढ़ा है कि 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में कुछ होता है, जो भी जितनी बार होगा दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। याद कीजिए, क्लास 11-12 में जब आप लोग वेवलेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, आपने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से जितने वेव बन गया वही तो फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने उसको यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार किया, यही ना फ्रीक्वेंसी। समझ नहीं रहे आप कि यूनिट टाइम के अंदर किसी काम को जितनी बार किया जाता है दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सपोज कीजिए, याद कीजिए आप जब वेव बनाते थे, ये याद कीजिए वेव बनाते थे, ठीक है। तो ये वेव इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने वेव बनते हैं? एक वेव का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये यहाँ तक, ये एक वेव था। याद कीजिए, यही होता था ना वेव। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुआ, तो 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितने वेव बनते हैं? दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही चीज़ तो यहाँ पर है, यही चीज़ तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब समझाया गया कि आपका जो न्यूक्लियस है वो 1 सेकेंड में कितने चक्कर काटता है।
एक सेकेंड में कितने चक्कर वो गोल गोल घूम जाता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कि आपका न्यूक्लियस एक सेकेंड में कितने चक्कर काटता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बात को समझिए, हमने आपको बताया कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस को आप गोल गोल घुमा रहे हैं 1 टेस्ला पे। इसी न्यूक्लियस को आप घुमा रहे हैं 2 टेस्ला पे। इसी न्यूक्लियस को आप घुमा रहे हैं 3 टेस्ला पे या फर्दर मोर टेस्ला पे। तो भाई क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी स्पीड हाई होगी, ठीक है, हाई होगी। इसकी स्पीड वेरी हाई होगी, इसकी स्पीड वेरी वेरी हाई, बहुत बहुत ज़्यादा होगी। अब आपको ये समझ में आया है कि एक सेकेंड में जितना चक्कर ये काटता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आइएगा समझ में कि एक सेकेंड में जितना चक्कर ये काटता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन वही चक्कर जब ये 1 टेस्ला के मैग्नेट पे काटने लगे तो दैट्स कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। समझ रहे हैं कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। हमने इसको 1 टेस्ला पे रखा, ये इस स्पीड से घूम रहा है। 2 टेस्ला पे रखा, इस स्पीड से घूम रहा है। 3 टेस्ला 5 टेस्ला पे इस स्पीड से घूम रहा है। हमें 2 टेस्ला 3 टेस्ला से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 1 टेस्ला से, कि 1 टेस्ला पे वो किस स्पीड से घूम रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है, दैट्स कॉल्ड गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कि 1 टेस्ला पे वो किस स्पीड से घूम रहा है, किस रेशियो से, वो किस मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी वो दिखा रहा है, दैट्स कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस बात को और अच्छी तरह से हम लोग समझें तो हमने बोला कि भाई देखो, हमने लिया 1 टेस्ला का मैग्नेट। क्या लिया हमने? 1 टेस्ला का मैग्नेट। 1 टेस्ला के मैग्नेट पे हमने न्यूक्लियस लिया हाइड्रोजन का। क्या लिया हमने? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिया। और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेके हमने इसको क्या कर दिया, 1 टेस्ला के फील्ड के अंदर इसको रख दिया। ये देखो, नॉर्थ एंड साउथ। और अब इसके अंदर जो हम लोग न्यूक्लियस को रखेंगे हाइड्रोजन का, ये गोल गोल घूमेगा। और जब ये गोल गोल घूमा तो पता चला कि ये जो घूमा 267.513 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। ये देखिए, ये इतना घूमा, देखिए 267.513 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। ये इतना रेडियन घूमा। रेडियन थीटा का एंगल का वर्ड है, आप समझ सकते होंगे, अब उसके पीछे नहीं जाएंगे हम। तो 267.513 टू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घुमा वो 1 टेस्ला पे, यानी हम इसको पर टेस्ला भी लगा ही देते, नेकी और पूछ नहीं करेंगे। अब चूंकि ये रेडियन में है, इस रेडियन को हम क्या करेंगे, टाइम के अंदर लाएंगे। तो आपको पता है ना कि अगर इसको ये इतना रेडियन ही घूम रहा है, इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन जब ये घूमता है तो ये एक चक्कर लगाता है। समझिए बात को, जब ये 2 पाई रेडियन घूमता है, 2 पाई, पाई मतलब 22/7, ये तो क्लास 11 12 या 10th की बात है, कि हम इस 267.51 को 10⁶ को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दें, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम में आ जाएगा, यानी कितनी बार ये घूमा। तो ये जितनी बार घूमेगा, इसको जब हम इसको घुमाई करेंगे, यानी कि 2 × 22/7, इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 42.57 इंटू 10⁶ टाइम आ जाएगा। और जितना चक्कर लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ना, क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप लोग? बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे तभी से मैं देख रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए, तो मैंने बोला कि ये जो रेडियन पर सेकंड था, इस रेडियन पर सेकंड को 2 पाई से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, टाइम में आ गया, कितनी बार घुमा। अब जितनी बार घुमाओ तो क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं ना, कि भाई 1 सेकंड में जितनी बार घूमता है उसको हर्ट्ज बोलते हैं। लेकिन ये 10⁶ है, 10⁶ मतलब मिलियन। इसको अगर हम लोग 22.57 10⁶ को अगर हम लोग 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, यानी मिलियन से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये हर्ट्ज नहीं रह के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेगा हर्ट्ज। यानी इसके लिए जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू आया गामा का, वो कितना आया, 42.57 मेगा हर्ट्ज। देखिए ये आया, समझे बात को, ये वैल्यू आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कार्बन 13 के लिए देखेंगे ये चीज़। किसके लिए देखेंगे, कार्बन 13 के लिए। चलो मैग्नेट वही लेंगे, 1 टेस्ला। क्या लेंगे, मैग्नेट 1 टेस्ला लिया, बिल्कुल ले लो, आगे बढ़ो। ये देखो, ये रहा आपका मैग्नेट 1 टेस्ला का, इसके बीच में अपने कार्बन का न्यूक्लियस रखा है। इस बार क्या रखा आपने,
इस बार आपने इसके अंदर कार्बन का न्यूक्लियस रखा। जब आप इसके अंदर कार्बन का न्यूक्लियस रखते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि ये जो न्यूक्लियस घूमता है ये कितनी बार घूमता है, तो 67.62 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला। ये आया इसका क्या, जो वैल्यू आया गामा का वो ये आया, ठीक है। देखिए ये आया। अब मेरी बात समझिए कि 67.62 इंटू 10⁻6 रेडियन टाइम ये घूमा 1 सेकेंड में 1 टेस्ला पे। तो आप क्या करोगे, उसको इस वैल्यू को 67.62 इंटू 10⁻6 को डिवाइड कर दोगे आप 2 पाई से, तो क्या आ जाएगा, ये हर्ट्ज में आ जाएगा। और फिर डिवाइड कर दोगे 10⁻6 से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। और जैसे ये मेगा हर्ट्ज में वैल्यू आता है तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 10.75 या 10.723 कहीं होता है, या 10.705, सॉरी 10.705। ये देखिए ये वैल्यू आ गया। यानी कि कार्बन के लिए गामा का वैल्यू क्या आया बच्चे लोग, तो 10.705। ये देखिए ये कार्बन के लिए वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कार्बन के लिए वैल्यू। देखिए अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। ये किसके लिए आया था, ये हाइड्रोजन के लिए आया था, ये किसके लिए आया, कार्बन के लिए आया, ठीक है। चलिए ऐसे ही करके किसी न किसी के लिए सबके लिए कुछ कुछ ना आ ही जाएगा। जैसे कि आपको जो है जैसे कि आप देखोगे फॉस्फोरस 31 का, जैसे आप देखोगे फ्लोरीन 19 का। तो फॉस्फोरस 31 का अगर आप चेक करो तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा आपको 17.23। और फॉस्फोरस की देखो ना, इसके लिए जब गामा का वैल्यू निकालोगे तो फाइनली निकल के क्या आ जाएगा 17.23 मेगाहर्ट्ज। और जब इसके लिए निकालोगे फ्लोरीन के लिए तो ये 40.05 मेगाहर्ट्ज ये आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले एक बार इसको नोट कीजिए आप। तो बच्चे लोग हमें इस चीज़ का नॉलेज मिल चुका है कि हमारे पास जो भी NMR एक्टिव हैं, जो भी हाफ वैल्यू लेके, जो आई का हाफ वैल्यू लेके जो NMR एक्टिव हैं वो कौन कौन है भाई, जैसे हाइड्रोजन 1 हो गया, कार्बन 13 हो गया, फॉस्फोरस 31 हो गया एंड फ्लोरीन 19 हो गया। इन दोनों के लिए गामा का वैल्यू है, लेकिन एक जगह निकालेंगे किसमें, रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला में, और एक जगह किस में निकालेंगे, मेगाहर्ट्ज में। तो पहला वैल्यू क्या आ गया आपको 267.62 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला। दूसरा वैल्यू कौन आया 67.26 10⁻6, ये एग्जैक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ। तीसरा वैल्यू आ गया आपका जो है 108.291 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला। और चौथा वैल्यू आ गया आपका 251.662 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला। ये कौन से वैल्यू हैं, ये वही वैल्यू है कि जब इन सब के न्यूक्लियस को अलग अलग करके 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर रखा गया तो 1 सेकेंड में हाइड्रोजन ने 267.62 10⁻6 टाइम रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला वैल्यू शो किया। C13 ने ये वैल्यू शो किया, फॉस्फोरस 31 ने ये वैल्यू शो किया, फॉस्फोरस 19 ने ये वैल्यू शो किया। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल चुका है इन सारे वैल्यू को अगर क्या किया जाए 2 पाई से और 10⁻6 से डिवाइड किया जाए। 2 पाई से डिवाइड करके हम रेडियन को टाइम में बदल सकते हैं, सर्कल में बदल सकते हैं। और उसके बाद जो 10⁻6 है वो अभी तो वैल्यू हर्ट्ज में आ रहा है ना, अगर 10⁻6 से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। देखिए, और ये जो मेगा हर्ट्ज में वैल्यू आएगा यही हमारे काम का है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए कितना आया 42.57, कार्बन 13 के लिए कितना आ गया आपको 10.70, फॉस्फोरस के लिए कितना आ गया आपको, तो फॉस्फोरस के लिए आ गया 17.23 आ गया। और फ्लोरीन, आपको फ्लोरीन के लिए कितना आ गया तो 40.05, ये मेगा हर्ट्ज में। ये वैल्यू सभी आ गए किसके लिए, ये सारा निकला गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ध्यान दीजिए क्या है ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ठीक है। अब अगर 1 टेस्ला के लिए ये वैल्यू आया, अगर 1 टेस्ला के लिए ये वैल्यू आया तो 5 टेस्ला के लिए क्या वैल्यू आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 टेस्ला के लिए कितना आएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 10 टेस्ला के लिए कितना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा दैट्स कॉल्ड प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगा आपको,
जो हमने देखा था, हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। कि भाई मेरे 1 टेस्ला पे जो वैल्यू आया गामा, 1 टेस्ला पे जो वैल्यू आया गामा, उसको हमने मल्टीप्लाई किया कि भैया कितना टेस्ला का मैग्नेट लगा रहे हैं, तो जो वैल्यू निकल के सामने आया उसी को हमने क्या बोला, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। सपोज कीजिए कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है 42.57 मेगाहर्ट्ज है। तो ये तो 1 टेस्ला पर था, ये तो 1 टेस्ला पे था, तो इसका मतलब है कि अगर 5 टेस्ला पे ये वैल्यू रखेंगे तो ये 5 गुना हो जाएगा। 10 टेस्ला पे अगर हम निकालना चाहेंगे 10 टेस्ला हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि हम 5 टेस्ला यूज करते हैं, तो ये अगर आपको पता नहीं ये मेगाहर्ट्ज क्या था, ये मेगाहर्ट्ज 1 टेस्ला पे था, तो यानी मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला पे था। और सपोज कीजिए इसको 5 टेस्ला से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेस्ला टेस्ला कट जाएगा और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। मेगाहर्ट्ज में ही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी एट 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी को हमने क्या बोला कि नहीं भैया हम इसको जो मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला है हम इसको निकालना चाहते हैं 10 टेस्ला पर, कितना निकालना चाहते हैं 10 टेस्ला पे, तो टेस्ला टेस्ला कैंसिल हो जाएगा और जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कहाँ पर, एट 10 टेस्ला। यानी इसका भी इंतजाम कर रखा है कि भाई ठीक है 1 टेस्ला पे तो आपने निकाला, लेकिन हम 1 टेस्ला पे नहीं निकालना चाहते, हम 5 टेस्ला पे निकालना चाहते हैं, बड़ा मशीन लगाना चाहते हैं 3 टेस्ला पे 5 टेस्ला पे, तो इसका ज़्यादा स्पिनिंग होगा ना, तो जो वैल्यू निकल के आएगा कि भैया टोटल कितना स्पिनिंग हुआ, दैट्स कॉल्ड प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में 1 टेस्ला पे जो निकले वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और बड़ा मैग्नेट लगाने पे जो इन टोटल फ्रीक्वेंसी निकल के सामने है वो क्या हो गया आपको, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। और बी नोट क्या हो गया, तो बी नोट का मतलब हो गया भैया आप मैग्नेट कितना बड़ा लगाना चाहते हैं, आपका मैग्नेट कितना बड़ा मैग्नेट यूज़ करना चाहते हैं, वो क्या हो गया आपका, वो वैल्यू हो गया बी नोट। यानी कि बच्चे लोग आपको एक बहुत बड़ी बात आपको समझ में, चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपने ये फॉर्मूला का वैल्यू मतलब समझ लिया कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट। तो हम एकदम खुले शब्दों में लिखे पी एफ क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट गिवन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये लाइन किसी भी बुक में नहीं लिखा रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि भैया टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो भैया गामा क्या हो सकता है, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा पी एफ बाय बी नॉट। हम नए डिफिनेशन में आपको नहीं उलझाएंगे, नहीं तो आप उलझ जाओगे। आपके लिए गामा का मतलब सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यूक्लियस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की तो जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी का तो मतलब ही होता है 1 सेकेंड एट 1 टेस्ला, कि 1 टेस्ला के मैग्नेट पे जितना उसका फ्रीक्वेंसी होगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे गामा। और बी नॉट क्या है भाई, तो बी नॉट तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए सिटी स्कैन के लिए ये 1 टेस्ला तक का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बात समझिए कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं इसके न्यूक्लियस, इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स की, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो एक बार देख लीजिए आप। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सोचा है कि अभी तक जितना हम लोग एनएमआर पढ़ चुके हैं ना उनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, लगभग 25-30 क्वेश्चन हम लोग उठाकर उसके सारे असाइनमेंट से क्वेश्चन में असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन किए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। उस पर मैं डाल दूंगा वो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी फॉर C13 एट 5 टेस्ला मैग्नेट। पूछ रहा है कि भैया 5 टेस्ला मैग्नेट दिया हुआ है तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी बताइए। आपको पता है इसी प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो मशीन होता है ना वो इसी नाम से जाना जाता है।
जो हमारी मशीन होती है वो इसी नाम से जानी जाती है कि भाई आपका जो मशीन है वो 100 मेगाहर्ट्ज वाला है, 200 मेगाहर्ट्ज वाला है, 300 मेगाहर्ट्ज है, 500 मेगाहर्ट्ज है। आपकी मशीन इसी नाम से जानी जाती है। आपकी जो मशीन है वो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है। आपकी जो मशीन होगी वो आप ये नहीं बोलोगे भाई हमें इतना टेस्ला मैग्नेट का चाहिए। टेस्ला मतलब ये नहीं जानता है, आप पूछोगे कि भाई हमें 2 टेस्ला मैग्नेट का चाहिए, 3 टेस्ला मैग्नेट का हमें मशीन चाहिए, ये नहीं बोलोगे। आप क्लियरली बोलोगे हमें 100 मेगाहर्ट्ज वाली मशीन चाहिए, 200 मेगाहर्ट्ज वाली मशीन चाहिए, 300 मेगाहर्ट्ज वाली मशीन चाहिए। और जब आप इसकी बात करोगे तो यानी बात कर रहे हो आप H1 के टर्म में, हाइड्रोजन NMR के टर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन एक बेसिक NMR सिस्टम है, ठीक है। हम लोग अगर किसी मशीन की बात करते हैं 100 मेगाहर्ट्ज की, इसका मतलब कि वो कार्बन, फ्लोरीन या फॉस्फोरस के लिए नहीं बल्कि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, तो हम बात करते हैं कि भाई कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी फॉर C13 एट 5 टेस्ला मैग्नेट, ठीक है। तो 5 टेस्ला मैग्नेट की बात करते हैं भाई, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए। क्या हो गया आपको गामा इंटू बी नॉट। गामा कितना दिया हुआ है कार्बन का, तो कार्बन का गामा कितना होता है याद रखना पड़ेगा आपको, 10.70, ठीक है, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। और बी नॉट कितना दिया हुआ 5 टेस्ला। तो टेस्ला टेस्ला कैंसिल, तो कितना हो गया आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया आपको 10.70 इंटू 5, तो कितना हो गया आपको 53.50 जो मेगाहर्ट्ज की मशीन आई वो कार्बन के हिसाब से आपको प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकली। लेकिन इस टाइप का मशीन आपको नहीं मिलेगा, ये मशीन आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन के लिए निकाला गया है, हाइड्रोजन के लिए नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, ये मशीन इस नाम से कोई मशीन नहीं आएगी कार्बन के लिए, कार्बन के नाम से कोई मशीन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आप ऑटोमेटिक हाइड्रोजन समझेंगे। अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी एट 10 टेस्ला मैग्नेट। अब कुछ नहीं दिया है कौन सा न्यूक्लियस के बारे में, आप आंख मूंद के समझ जाओ कि भैया कुछ नहीं तो हाइड्रोजन ही है। जैसे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, वैसे कुछ नहीं तो क्या हो गया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, गामा इंटू बी नॉट। गामा कितना दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए गामा कितना होता है 42.73, यही होता है ना 42.57, ये भूल जाता हूँ मैं बार बार। 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। और आपका मैग्नेट कितना का है, तो आपको 10 टेस्ला का मैग्नेट, 10 कटा दीजिए टेस्ला, तो क्या हो गया 425.7 मेगाहर्ट्ज की मशीन। ये इस नाम से मशीन आपको आएगी, ये देखिए ये मशीन का नाम हो गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या यूज़ किया है, हाइड्रोजन यूज़ किया। लेकिन अगर आपने कार्बन यूज़ किया था तो ये मशीन इस नाम से नहीं आएगी। आपको हाइड्रोजन के बारे में बताना होगा तो आपको पता है, देखिए प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी तो किसी के लिए भी निकल सकता है, लेकिन मशीन का नेम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही दिया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के मार्कर नहीं मिल रहे हैं अभी, ठीक है, तो ये घटिया क्वालिटी के मार्कर से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। देखिए कह रहा है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट फॉर 300 मेगाहर्ट्ज एंड 500 मेगाहर्ट्ज मशीन। क्वेश्चन देखिए कि कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट फॉर 300 मेगाहर्ट्ज एंड 500 मेगाहर्ट्ज मशीन। कि आपके पास दो अलग अलग मशीन है, 300 मेगाहर्ट्ज एंड 500 मेगाहर्ट्ज मशीन। बोल ही दिया तो सब ऐसे समझ जाओ कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो आपके पास एक दिया हुआ है मशीन का प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज, दूसरी मशीन दिया हुआ है जो दिया हुआ है 500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जब 300 मेगाहर्ट्ज, आपको पीएफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गामा इंटू बी नॉट, गामा इंटू बी नॉट, यही है ना। देखिए तो इसका मतलब है कि आपको क्या चाहिए, आपको गामा तो आपको पता है, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन के लिए गामा क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए तो आपको तो पता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, ये तो आपको पता है, वो तो थोड़ी बदलने वाला है। तो चलिए, तो आपको बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट इजकल टू पी एफ बाय गामा, PF1 बाय गामा। तो PF कितना दिया हुआ है 300 मेगाहर्ट्ज। ये पर टेस्ला नहीं लगेगा क्योंकि वो तो ओवरऑल टेस्ला तो कट ही गया है इसमें।
तो 300 मेगाहर्ट्ज बाय गामा कितना दिया हुआ भाई, तो 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। देखो मेगाहर्ट्ज कट गया, पर टेस्ला जो है आ गया। तो आपका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कटा दो ना, 42 से कटा दो तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ये 7.5 के आसपास समथिंग आएगा, 7.5 टेस्ला के आसपास। निकाल के देख लो। इसमें देखो, इसमें कितना आएगा, तो बी नॉट इजकल टू PF2 डिवाइडेड बाय गामा। तो PF2 कितना दिया हुआ है, 500 मेगाहर्ट्ज, और डिवाइडेड बाय टेस्ला कितना दिया हुआ है आपको, तो 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। देखो कट गया, तो ये कट के कितना आ गया आपको, ये आपको आ गया 40, ये आ गया आपको लगभग 11.67 के आसपास ये समथिंग आ जाएगा। निकाल के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इन दो यहाँ पर टेस्ला का यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना, 7.5 टेस्ला, इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपको, 11.6 टेस्ला। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए गौर से कि कितना अच्छा और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग प्लीज़ मेरे बोर्ड के कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत मुसीबत से मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, अभी बिल्कुल सिचुएशन नहीं है वीडियो बना पाने की, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से, आपको पता है कि मैंने बहुत मैनेज करके अरेंज किया है चीज़ों को, ताकि आपके लिए वीडियो बना पाऊँ मैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि a 300 मेगाहर्ट्ज मशीन, ठीक है, हाउ ए 300 मेगाहर्ट्ज मशीन वर्क्स फॉर C13 एंड F19। देखिए क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा सिंपल सा है कि एक 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, ठीक है, वो कार्बन 13 के लिए कैसे काम करेगी और F19 के लिए कैसे काम करेगी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन दिया है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं और आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जिसको आपके मम्मी पापा मानते हैं, अच्छा समझते नहीं, भाई अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, और एक दोस्त है जिसको आपके मम्मी पापा भी नालायक समझते हैं, ठीक है। अब किसी दिन क्या हुआ कि दोनों दोस्त आपके घर आते हैं। अब एक दिन एक दोस्त आपके घर आया, मतलब एक पहले आया, तो आपके मम्मी पापा ने उसके साथ कैसे ट्रीट किया, पहली बात। फिर दूसरा दोस्त है, उसके साथ आपके मम्मी पापा ने कैसे ट्रीट किया। एक्चुअली यही पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि जो 300 मेगाहर्ट्ज मशीन जो कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये किसके लिए था, ये तो हाइड्रोजन के लिए था। तो यही मशीन जो आपके लिए हाइड्रोजन के लिए 300 मेगाहर्ट्ज शो कर रहा है, वो कार्बन 13 के लिए कितना मेगाहर्ट्ज शो करेगा, वो F19 के लिए कितना मेगाहर्ट्ज शो करेगा। मतलब कि जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के लिए शो की जा रही है 300, वो कार्बन के लिए कितनी शो की जाएगी और फ्लोरीन के लिए कितनी शो की जाएगी। आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बनाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए जल्दी, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, जल्दी कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। अब आप समझिए बात को कि ये जो है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। कार्बन 13 के लिए गामा का वैल्यू होता है 10.70 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। फ्लोरीन 19 के लिए गामा का वैल्यू होता है 40.05 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। यही है ना, ठीक है। अच्छा चलो, इसके लिए जरा गौर से देखो, हमने देखा है कि भैया PF इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट। तो बोलोगे सर PF तो हमारे पास दिया हुआ है 300, गामा हमारे पास दिया हुआ है 42.57। इसका मतलब क्या चाहिए आपको, आपको मैग्नेट का स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि मशीन तो वो हर जगह यही किया है यूज, बस ये वैल्यू बदल गया। इसका मतलब है कि जो बी नॉट का वैल्यू यहाँ है वही बी नॉट तो यहाँ भी रहेगा, वही बी नॉट। अरे भाई, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा चुके हैं वो थोड़ी बदल जाएगा। जिस घर में आपके मम्मी पापा रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि आपके दोस्त के आने से वो किसी और घर में चले जाएंगे, तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा। तो आपको मैग्नेट का वैल्यू पहले निकालना है। तो चलो देखो, इसके लिए पहले मैग्नेट चाहिए हमें। तो PF इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट। तो बी नॉट का वैल्यू क्या हुआ, PF बाय
गामा, पी एफ कितना दिया हो बच्चे लोग, तो आपको 300 मेगाहर्ट्ज, और डिवाइडेड बाय गामा कितना दिया हुआ है, तो गामा हो गया आपको कितना हाइड्रोजन के लिए 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। तो मेगाहर्ट्ज खत्म हो गया, कितना निकला अभी जस्ट हमने निकाला था, कितना 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ये कितना निकला था, अप्रॉक्स 7.5 के आसपास निकला, 7.5 टेस्ला निकला था मैग्नेट। अब इसी 7.5 टेस्ला के मैग्नेट पे इसको भी रखिए, इसको भी रखिए, देखिए क्या आता है पी एफ का वैल्यू। तो चलो पी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो गामा इंटू बी नॉट, गामा कितना दिया हुआ है, तो भैया गामा है 10.70 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, और कितना मैग्नेट है आपको 7.5 टेस्ला, 7.5 टेस्ला, टेस्ला कट गया, तो 10.70 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 7.5 टेस्ला, 7.5 से कितना हो गया, गुना कीजिए ना, लगभग ये आ जाएगा 77, ये लगभग 80 के आसपास आ जाएगा, 80 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो इसके लिए प्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगा, इसके लिए C13 के लिए वो 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन, इसके लिए कितना मेगाहर्ट्ज का बन जाएगा, 80 मेगाहर्ट्ज का अप्रॉक्स है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगा। चलिए यही चीज़ फ्लोरीन के लिए चाहिए, देखिए मैग्नेट निकाल चुके हैं आप, तो पी एफ इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट, ठीक है। गामा कितना भाई इसका 40.05, और टेस्ला कितना दिया हुआ है 7.5 टेस्ला, तो टेस्ला कट गया, क्या वैल्यू आया आपको 4 सत्ते 28, लगभग 300 से आपको थोड़ा ज़्यादा कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है। 4 सत्ते 28, 280 कुछ अलग आएगा, क्योंकि देखिए इसके इन दोनों के वैल्यू में ज़्यादा का फर्क नहीं है, 42.57 है, ये 40.05 है, तो ये जो है ना 300 से थोड़ा अलग आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको अगर ये वैल्यू इसका अलग आ रहा है तो इसका वैल्यू थोड़ा सा अलग आएगा, ये 300 समथिंग कुछ वैल्यू और आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका पी एफ जो होगा, इसका गामा का वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया, तो ये आपको लगभग 295 समथिंग के आसपास ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है मैं जान रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कितना कैलकुलेट किया जाएगा वो तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए आपको 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन थी ऑटोमेटिक, यानी हाइड्रोजन के लिए, तो C13 के लिए कितना निकला 80 मेगाहर्ट्ज का, और F19 के लिए कितना निकला 295 मेगाहर्ट्ज का। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग करते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो है हम लोग इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, हम लोग इसके कैरेक्टर की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे TMS की, इसके पिक्स बनाने की बात करेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो भले लंबा होता है, आप इसको छोड़िए मत, पूरा देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत पसीना आ गया मुझे, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।